2020 प्रश्नोत्तरी है ये, और संज्ञा के बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन साबित हो सकते हैं, वो हम आपके लिए बना के लेके आए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है। क्या कहते हैं? संज्ञा। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। और संज्ञा, सर्वनाम जो विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं हम विशेषण। यानी संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। क्रिया, क्रिया होता है कार्य को करना या होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहेंगे? तत्सम, तद्भव, विकारी या अविकारी। तो बताइए, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है उन्हें कहते हैं विकारी शब्द, ठीक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, अविकारी जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता। किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं? संज्ञा के मूलतः भेद 3। ध्यान रखना 5 नहीं होते। संज्ञा के भेद देखो, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मूलतः ये 3 भेद हैं, और जो 2 भेद और है ना, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये जातिवाचक के ही 2 उपभेद हैं। तो ध्यान रखना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है। अभी आपने पढ़ा संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये तो संज्ञा के भेद हैं, लेकिन निश्चयवाचक ये संज्ञा का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, हरियाली है। तो बताइए, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक का मतलब है कोई एक व्यक्ति व वस्तु जिसके समान दुनिया में कोई नहीं, उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक। जातिवाचक मतलब उसके समान और भी हैं, और भाववाचक मतलब जो भाव प्रकट करे, ठीक है। तो हरियाली क्या है? एक भाव है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताओ, क्या कवि एक ही होता है, या कवि की जाति होती है, या कवि में कोई भाव है? तो ध्यान रखना, कवि कई प्रकार के होते हैं। हास्य कवि, ठीक है, या फिर वीर रस का कवि। तो कवियों के अनेक प्रकार होने के कारण ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है? कोई एक, मतलब उसके समान कोई और ना हो। तो देखो, ममता, वकील, पुस्तक। ममता, वकील, पुस्तक। दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। तीसरा ऑप्शन है कृष्ण, कामायनी, मिठास। चौथा ऑप्शन है राम, रामचरितमानस और गंगा। तो देखिए यहां पर ममता, इसमें तो क्या है? भाव है। वकील एक जाति है, पुस्तक भी एक जाति है। लखनऊ एक स्थान है, ठीक है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। आम क्या है? आम एक भोज्य पदार्थ है, ठीक है। और एक बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक भाव है। कृष्ण, कामायनी, मिठास में क्या है? भाव है। चौथा ऑप्शन देखिए, राम, रामचरितमानस और गंगा।
तो यहां पर देखिए राम एक ही है, रामचरितमानस पुस्तक है वो भी एक ही है, और गंगा ये भी एक ही है। तो हमारा चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है राज्यपाल, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक? तो बताओ राज्यपाल क्या एक ही होता है? राज्यपाल अनेक होते हैं, इसलिए यहां पर जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है मेला, मेला किस संज्ञा का उदाहरण है? मेला किस संज्ञा का उदाहरण है? मेला क्या एक ही लगता है? एक ही प्रकार का मेला होता है क्या? जैसे हमारे यहाँ पर जवाहर प्रदर्शनी मेला लगता है, नागौर में पशु मेला लगता है, तो मेले के कई प्रकार हैं, इसलिए यहाँ पर मेला शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखो बुढ़ापा भाववाचक है, मिठाई भाववाचक है, ताजमहल क्या भाववाचक है? नहीं, ताजमहल व्यक्तिवाचक है, सर्दी भाववाचक है। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बीमारी, बीमारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए व्यक्तिवाचक क्या एक ही बीमारी है? अनेक बीमारी होती है। जातिवाचक, भाववाचक या फिर ये सभी? ध्यान रखना बीमारी शब्द जातिवाचक संज्ञा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? हमें बताना है कि जयचंद शब्द में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक क्या जयचंद एक ही है? नहीं। ठीक है, तो जातिवाचक यानी जयचंद बहुत सारे बड़े बड़े हैं, इसलिए यहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना क्या पूछा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गाय, नदी, शहर, सुभाष चंद्र बोस। मैंने तुमको बताया जातिवाचक संज्ञा मतलब एक से अधिक, एक जैसे इंसान या एक जैसे विशेषता या एक जैसी वस्तु, वहां पर होगी जातिवाचक संज्ञा। तो यहां पर गाय, नदी, शहर ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ये एक व्यक्ति विशेष के लिए आया यहाँ। ठीक है, तो यहां पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ना कि जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? बताओ। अभी मैंने आपको बताया कि किसी एक वस्तु या एक इंसान के लिए कोई भी शब्द प्रयुक्त हो रहा है या फिर इस दुनिया में कोई एक ही ऐसी वस्तु है उसके जैसा और कोई नहीं है, वहां पर कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? स्त्रीत्व ध्यान रखना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं? पूछा है किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो देखिए गाय, अभी आपके पिछले क्वेश्चन में आया था गाय, तो गाय क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा, तो ये गलत हो जाएगा। अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, वृक्ष क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ये भी गलत हो जाएगा। धैर्य, चतुराई, राधे श्याम, राधे श्याम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है आय, साधना और ऊंचाई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? पूछा है मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या मिठास एक ही होती है या फिर मिठास की जाति होती है या फिर मिठास में भाव होता है या फिर मिठास एक समूह है? तो बताइए मिठास में क्या होता है? भाव। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का शब्द एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? लड़कापन, लड़की, लड़ाई या लड़कपन? लड़का शब्द में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लड़कपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा से संबंधित ही अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर जातिवाचक है, मनुष्य जातिवाचक है और गुरु भी जातिवाचक शब्द है, तो यहां पर शत्रुता भाववाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है तुम्हें, प्रश्न पूरा पढ़ना 2 बार कि नहीं तो नहीं दे रखा कहीं, ठीक है। अगर नहीं दे रखा है और आपने नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना प्रश्न तुम्हारा गलत हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, दोस्ती, बपौती, गहराई या विनम्र। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो देखिए पूछा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, दोस्ती, बपौती, गहराई, ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। विनम्र क्या है? एक विशेषण शब्द है, तो इसलिए हमारा विनम्र सही हो जाएगा, यानी कि विनम्र एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए अव्यय या अविकारी, अव्यय या अविकारी क्या होता है? अव्यय या अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद पूछा है, ठीक है। वह काम नहीं करता, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? वह काम नहीं करता, तो यहां पर अव्यय पद होगा नहीं, ठीक है। इसका रूप परिवर्तित हम नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है, आज दिन भर वर्षा होगी, वाक्य में रेखांकित पद में अव्यय का प्रकार है। अव्यय का प्रकार पूछा है, अव्यय का प्रकार या भेद कितने होते हैं? अव्यय के प्रकार होते हैं 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? 4। तो यहां देखना इनमें से कौन सा नहीं है। आज दिन भर वर्षा होगी, वाक्य में रेखांकित पद, रेखांकित पद में पूछा है। रेखांकित पद क्या है? यहां पर दिन भर मतलब समय पूछा है, दिन भर क्रिया विशेषण, तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वाक्य में ज्यादा शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर जो ज्यादा शब्द है ये बारिश की विशेषता बता रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब यहाँ पर क्रिया क्या है? हो रही है। तो क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ये 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, मतलब कौन सा अव्यय समय को नहीं दर्शा रहा है? आज तक, बहुधा, बाहर, भीतर या प्रतिवर्ष। तो बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? यहां पर बाहर और भीतर ये बता रहा है स्थान को, ठीक है। तो बाकी ये 3, 1, 2, 3, यानी आज तक, बहुधा और प्रतिवर्ष, ये क्या है? कालवाचक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, अभी आपको बताया 4 क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो कौन सा नहीं है इसमें? कालवाचक, जातिवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो कौन सा नहीं है? जातिवाचक। कौन सा है? एक और कौन सा रह गया? स्थानवाचक।
स्थानवाचक। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूं, क्रिया विशेषण पूछा, रोजा, रोज यानी रोजाना। रोजाना क्या है? काल है, रीति है, स्थान है या परिमाण है। तो रोजाना क्या है? एक समय दर्शा रहा है, तो क्या एक कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण है। तेज गति है वो क्रिया विशेषण, तेज गति क्रिया विशेषण है। उत्तर ही दे दिया, क्या है यहां पर क्रिया विशेषण? तेज गति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। देखो ये कैसे होना चाहिए था, यहाँ पर एक क्रिया विशेषण नहीं आना, ये तेज गति नहीं आना चाहिए था। वाक्य में क्रिया विशेषण है तो ये हो जाता तेज गति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, कब बनाती है? सुबह, यानी कि काल बताया गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय के भेद, अव्यय के भेद कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? अव्यय के भेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं अव्यय के। नल बूंद बूंद टपक रहा है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित पद है, क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि जो नल है वो कैसे टपक रहा है? बूंद बूंद। ठीक है, यहाँ क्रिया क्या है? टपकना। तो कैसे टपक रहा है? बूंद बूंद, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ बूंद बूंद। 11वां क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, वाक्य में रेखांकित पद को पहचानिए। जो रेखांकित पद है प्रतिदिन, ये उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है? क्या है? ये है अव्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कहलाते हैं क्रिया वचन अव्यय या वाच्य। क्या कहलाते हैं? अव्यय। वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के आगे, सीता के आगे रमा खड़ी है, वाक्य में अव्यय होगा। तो इस वाक्य में बता रहा है कौन सा अव्यय होगा? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं वो किन्हीं 2 शब्दों में संबंध बताते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो 2 वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय जिसमें हर्ष शोक घृणा आदि का भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि ये सीता और रमा इन 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय शब्द बताना है, कौन सा अव्यय? प्राचीन, गरीब और मोटा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? और इसको हम बदल नहीं सकते, मतलब लिंग वचन कारक काल का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी पर पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? क्रिया विशेषण के नहीं, इसके तो कौन कौन से होते हैं? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक 4 होते हैं। संबंध बोधक के इसके भी नहीं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के होते हैं 2 भेद, कौन कौन से? समान अधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो यहां पर देखिए 2 उपवाक्य जोड़े गए हैं, सबने उसे बुरा कहा
वह अच्छा बना। तो यहां पर जोड़ने वाला कौन सा शब्द है? लेकिन। तो ये क्या क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक या समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक? तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कितने होते हैं? अभी देखा यहां पर कितने? 2। कौन कौन से? समान अधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, कितने होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा धीरे धीरे बोलती है। राधा धीरे धीरे बोलती है। ठीक है, तो यहां पर पूछा है अव्यय पद है। अव्यय पद कौन सा है? राधा है, धीरे धीरे है, बोलती या फिर है। यहां पर क्या है? धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बताई गई है और यहां पर ये कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। वाक्य में अव्यय का भेद। वाक्य में अव्यय का भेद पूछा है कि राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। इसमें क्या क्रिया की विशेषता बताई जा रही है या फिर 2 शब्दों को जोड़ा जा रहा है या फिर 2 वाक्यांशों या वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा है या फिर विस्मयादि बोधक यानी कोई हर्ष और घृणा वाली बात कही गई है। तो देखो यहां पर क्रिया की विशेषता नहीं बताई गई, ना ही 2 शब्दों को जोड़ा गया। यहां पर क्या जोड़ा गया? 2 उपवाक्यों को। तो क्या हो जाएगा यहां पर? समुच्चय बोधक अव्यय। 2020 प्रश्नोत्तरी में देखिए, 2020 प्रश्नोत्तरी है, इसमें आज का टॉपिक है विशेषण। ठीक है, विशेषण की अगर हम बात करें तो विशेषण होता क्या है? विशेषण एक विशेषता बतलाने वाला होता है। विशेषता किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। विशेषता किसकी? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। ठीक है, तो जो विशेषण बताता है वो शब्द कहलाता है विशेषण। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द वे कहलाते हैं प्रविशेषण। ठीक है, तो और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो देखिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को कहते हैं या सब बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, तो क्या कहलाते हैं? विशेषण। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से विशेषण के भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण के 4 भेद हैं। इसके अलावा कहीं कहीं आपको 5वां भेद भी मिल सकता है, वो है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, लेकिन तुमको ये 4 ध्यान रखने हैं। तो यहां पर विशेषण के भेद आपको बताने 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। यहां पर पूछा है विशेषण का भेद नहीं है। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन निश्चयवाचक विशेषण नहीं होता। विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण शब्द कहलाते हैं विकारी, अविकारी, अव्यय या तत्सम। तो देखिए विशेषण शब्द है वह विकारी के अंतर्गत आता है। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
और क्रिया, ये चार चीजें आएंगी विकारी के अंतर्गत। विकारी किसे कहते हैं? विकारी का मतलब है वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। अविकारी या फिर अव्यय एक ही बात है। अविकारी या अव्यय उन्हें कहते हैं वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। ये भी चार प्रकार के हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये भी चार प्रकार के हैं। तो हमारा उत्तर क्या है? विशेषण शब्द होते हैं विकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं। जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा? नहीं। क्रिया विशेषण? नहीं। प्रविशेषण? प्रविशेषण मतलब विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, जैसे अधिक गर्म दूध, ठीक है। तो यहां पर तीन शब्द हैं, अधिक, गर्म और दूध। तो यहां विशेषण शब्द क्या है? गर्म। ये तो क्या है? विशेषण। ये विशेषण क्यों है? क्योंकि ये एक संज्ञा शब्द, एक संज्ञा शब्द इसे कहते हैं हम विशेष्य, एक संज्ञा शब्द की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए क्या है? विशेषण। और विशेषण क्या है? विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? अधिक। दूध कितना गर्म है? अधिक, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए। तो विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण, ठीक है। विशेष्य जिनकी विशेषता बतलाई जाए, यानी जो संज्ञा शब्द होते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। अभी आपने पढ़ लिया। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उन्हें कहते हैं विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली है वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण है। विशेषण पूछा है, ये जो काली है ये शब्द ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, संकेतवाचक है या फिर परिमाणवाचक है? तो देखो संख्या तो है नहीं, यहां पे ये काली संख्या तो है नहीं, ना ही कोई संकेत है और ना यहां पर कोई माप तोल हो रही है। तो ये क्या है? गाय का गुण है कि गाय कैसी है? काली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है भारतीय लोग, ये गलत टाइपिंग होगा है, यहां पर होगा काहिल। भारतीय लोग बहुत काहिल होते हैं, वाक्य में विशेषण होगा। विशेषण पूछा है यहां पर, तो बताओ विशेषण क्या होगा? विशेषण काहिल ही होगा, ठीक है। कैसे हैं भारतीय लोग? काहिल। बहुत प्रविशेषण होगा। लोग, भारतीय लोग, ये क्या होगा? विशेष्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार बालक जा रहे हैं। चार बालक जा रहे हैं पूछा है, विशेषण कौन सा है? गुण। बालकों का गुण है क्या? नहीं है। संख्या, संख्या बताई गई है। कितने बालक? चार बालक। मापतोल हो रहा है? नहीं। संकेत हो रहा है? नहीं। क्या बताई गई यहां पर? संख्या। तो यहां पर कौन सा विशेषण हो गया? संख्यावाचक विशेषण। अधिक धन मत रखो वाक्य में विशेषण पद है। वाक्य में विशेषण पूछा है, अधिक धन मत रखो, तो बताओ धन, धन की तो यहां पर विशेषता बतलाई जा रही है। अधिक, ये अधिक ही होगा, ठीक है। कितना? अधिक। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमाणवाचक, माप तोल संबंधी, ठीक है। ये हो जाएगा विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है सार्वनामिक विशेषण आते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण
आते हैं? संज्ञा के पहले, संज्ञा के बाद, सर्वनाम के बाद, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना, जो विशेषण है वह संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होते हैं, तो संज्ञा के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? मानवीय, मानवता, मनुष्य, या फिर मानवीयकरण। विशेषण के बारे में एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें, विशेषण शब्द जो है उसके बाद कोई संज्ञा शब्द रखकर अगर हम प्रश्न करें तो वहां पर विशेषण निकल के आता है, जैसे मानवीय वस्तु। ठीक है, तो यहां पर ये वस्तु की विशेषता बता रहा है मानवीय। ठीक है, मानवता एक संज्ञा शब्द हो जाएगा, मनुष्य भी एक संज्ञा शब्द हो जाएगा, मानवीयकरण भी विशेषण नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 की 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, धीरे धीरे पढ़ते चलना है। ठीक है, और एंड तक वीडियो देखनी है, स्क्रिप्ट नहीं करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। क्रिया, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, परिमाणवाचक या प्रश्नवाचक। अभी आपने देखा 6 भेद कौन कौन से थे? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो इसमें कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो हमें बताना है सभी सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, हैं या नहीं, इन 2 शब्दों का बहुत ध्यान रखना है तुम्हें। तो यहां पर पूछा है। ठीक है, तो मैं, तुम, हम, ये, वे, ये क्या है? निश्चयवाचक। ये और वे क्या है? निश्चयवाचक। ये 3 तो हैं। यह भी क्या है? यह वह, ध्यान रखना, यह वह, ये दोनों अन्य पुरुष और निश्चयवाचक दोनों में आते हैं। तो यहां पर जो और सो, ये क्या है? संबंधवाचक। तुम, आप, कोई, कुछ अनिश्चयवाचक। जो, कोई, वह, स्वयं। जो, कोई, वह, स्वयं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो और सो, ये भी क्या है? संबंधवाचक। तो कौन सा सही है इसमें? ध्यान रखना, यहां पर जो ये निश्चयवाचक किया है, इसमें मैं, तुम, हम, ये, वे, तो यह और वह, इसके दूसरे रूप में ये और वे। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारत का मानचित्र है, वाक्य में सर्वनाम है। वह सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध या प्रश्नवाचक? तो निश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, उसकी गाय 10 लीटर दूध देती है। उसकी गाय
10 लीटर दूध देती है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। रेखांकित शब्द क्या है? उसकी। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, या निश्चयवाचक है, या संबंधवाचक है? तो कौन सा है? निश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। कोई छिपा हुआ है, तो रेखांकित शब्द बताना है, कौन सा है? निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, या अनिश्चयवाचक है? तो कोई। ध्यान रखना, जो सर्वनाम शब्द हैं वो 11 हैं। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन। ठीक है, ये 11 सर्वनाम शब्द हैं। इनमें से हमसे पूछा है कोई। जो कोई शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? तो जो कोई है वो है अनिश्चयवाचक। कोई और कुछ। 8वां प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? तो ध्यान रखना, यह और वह ये दोनों अन्य पुरुष और निश्चयवाचक के हैं। तो यहां पर कौन सा दिया है? निश्चयवाचक। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यहां पूछा है नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। स्वयं, मैं, तुम, वह। ध्यान रखना, ये तीनों तो हैं पुरुषवाचक, और जो स्वयं है ये क्या है? निजवाचक। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। ध्यान रखना, यहां पूछा है। तो मैं, आप, वह, कोई। मैं, आप, वह, कोई। मैं यानी उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष, और कोई अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या पूछा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। कोई अनिश्चयवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक, कौन प्रश्नवाचक, और सो संबंधवाचक। संबंधवाचक के 2 शब्द हैं, कौन कौन से? जो और सो। ठीक है, तो कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, या अनिश्चयवाचक? तो ध्यान रखना, यहां पर अंडरलाइन नहीं किया है, यहां पर है क्या। तुम्हें क्या चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। 13वां प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक के अभी तुमको बताए, जो और सो। जो और सो, जो, सो, जो और सो ये तो है मूल संबंधवाचक। लेकिन जैसे मैंने तुमको लिखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये भी क्या है? संबंधवाचक ही है। तो ये भी संबंधवाचक। ठीक है, तो ये वह नहीं है। 14वां क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ध्यान रखना, निजवाचक सर्वनाम के जो शब्द हैं वो हैं स्वयं, खुद, आप, अपने आप, खुद ही, अपने आप ही। ठीक है, तो स्वयं, खुद, वह, अपना। यहां पर वह निजवाचक सर्वनाम नहीं है। 15वां क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, क्या, कौन, जो। कोई, क्या, कौन, जो। तो तुमको बताया मैंने अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कोई और कुछ। तो यहां कौन सा दे रखा है? कोई। तो पहला ऑप्शन सही है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द सर्वनाम है? जो 11 सर्वनाम शब्द हैं उनमें से यहां कोई एक होगा।
तो राम एक संज्ञा शब्द है, दिन संज्ञा शब्द है, आकार ये भी संज्ञा शब्द है, तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। 17वां क्वेश्चन है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है कोई, क्या, कुछ, जो, कोई, क्या, कुछ, जो, तो बताओ प्रश्नवाचक क्या है, क्या। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है, सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं पुरुषवाचक है, यह निश्चयवाचक है, कोई अनिश्चयवाचक है, वह, वे, कौन, कौन प्रश्नवाचक है, यह, वे, वह, यह, तो यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, मैंने अपना काम कर लिया है। मध्यम पुरुष का मतलब है कि जैसे मैं बोल रहा हूं तुमको, ठीक है, तो मध्यम पुरुष के जो शब्द हैं वो है तुम, तू, आप, ठीक है ना। वह स्वयं चला जाएगा निजवाचक है। आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, मैंने कहा आप कहां जा रहे हो, तो यही सही है, क्या है, मध्यम पुरुष, और शब्द भी आ रहा है आप, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये क्या है, संबंधवाचक। संबंधवाचक, लास्ट प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम दो हैं, जो और सो, तो यहां कौन सा दे रखा है, जो, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द, वाक्य, अक्षर और वर्ण। चार ऑप्शन है आपके पास कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपको बताना है शब्द, वाक्य, अक्षर और वर्ण। बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास, शब्द, वाक्य, अक्षर और वर्ण। अगर आपको पता है ये चारों की परिभाषा तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई ना होकर सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वो होती है शब्द, ठीक है। और वाक्य भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई कौन सी होती है, वाक्य, ठीक है, जो हमें पूरी तरह से अवगत कराती है कि ये वाक्य क्या कहना चाहता है, ठीक है, ये जानकारी देगा कौन, वाक्य। अक्षर हमारे मुख से निकला हुआ जो ध्वनि, मतलब हम कह सकते हैं कि एक श्वासाघात में जिस वर्ण का उच्चारण हो जाए उसे हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। लास्ट में देखिए लिखा है वर्ण, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। वर्ण की परिभाषा अगर देखना चाहें तो इसकी परिभाषा होगी भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम कहते हैं वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, वर्ण। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8, 10, 11, 13। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या पूछिए कितनी होती है, 11। 11 स्वर कौन कौन से हैं, देखिए ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। तो ये हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या जो मानी गई है वो है 11, ना कि 8, 10 या 13।
ध्यान रखना है तुमको, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समृत स्वर वर्ण नहीं है। ध्यान रखना है, प्रश्न पूरा पढ़ना है। निम्नलिखित में से समृत स्वर वर्ण नहीं है। स्वर वर्णों को हमने 6 आधारों पर बांटा है। कितने आधार पर? 6 आधारों पर बांटा है, जिनमें एक है उच्चारण के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है जीव के भाग के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर, चौथा है होठाकृति के आधार पर, पांचवा है मुखाकृति के आधार पर, और छठवां है हवा के मुख प्लस नाक से निकलने के आधार पर। तो इनमें से जो पांचवा वेद है या फिर पांचवा आधार है, इसको हमने वापस 4 प्रकार से बांटा है। कौन कौन से? समृत, विव्रत, अर्धसमृत, अर्धविव्रत। ठीक है, ये 4 प्रकार से बांटा है। तो यहां पूछा है समृत स्वरवर्ण नहीं है, समृत स्वरवर्ण नहीं है। समृत स्वरवर्ण कौन कौन से हैं? ई, ई, उ और री। ये जो 5 वर्ण हैं, ये है समृत स्वरवर्ण। तो देखिए इनमें से कौन सा वर्ण यहां पर लिया गया है? ए नहीं है, ई है, उ है, री है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। ये समृत स्वरवर्ण नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वरवर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वरवर्ण है? संयुक्त स्वरवर्ण पूछा है। संयुक्त स्वरवर्ण का मतलब है जो वर्ण 2 वर्णों से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं संयुक्त स्वरवर्ण। तो देखिए ई किससे बनाए? ई प्लस ई, इन दोनों से बनाए ई। उ किससे बनाए? उ प्लस उ से। आ किससे बनाए? ए प्लस ए से। और ओ किससे बनाए? ए प्लस उ से। तो संयुक्त स्वरवर्ण कौन सा हो जाएगा? ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें द्वित्व वर्ण है? निम्नलिखित में से किसमें द्वित्व वर्ण है? क्या पूछा है? द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण कहते किसे हैं? ऐसे वर्ण जो 2 समान वर्ण मिलके आते हैं। जैसे कोई भी शब्द है, उसमें 2 समान वर्ण एक साथ आ जाएं, उसे हम कहेंगे द्वित्व वर्ण। जैसे देखिए यहां पर जय जय समान आ रहे हैं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। यहां पे ते और ये, यानी 2 समान नहीं है, इसलिए ये द्वित्व नहीं होगा। संबंध यहां में और वे, ये भी द्वित्व नहीं होगा। ने और ते, ये भी द्वित्व नहीं होगा। ये तीनों होंगे कौन से? संयुक्त। 2 असमान वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, तो ये कौन से होंगे? संयुक्त। और ये हो जाएगा द्वित्व वर्ण। ठीक है, आगे चलो। अनुनासिक वर्ण कौन सा नहीं है? अनुनासिक वर्ण कौन सा नहीं है? अनुनासिक और निरअनुनासिक 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया, ये 6 आधार पर बांटा है हमने स्वरों को। इनमें हवा के निकलने के आधार पर, हवा के मुख प्लस नाक से निकलने के आधार पर 2 प्रकार के स्वर हैं। कौन कौन से? अनुनासिक और निरअनुनासिक। अनुनासिक और निरअनुनासिक। यही अनुनासिक पूछा है वहां पर। अनुनासिक वर्ण कौन सा नहीं है? तो देखो अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? जिसके ऊपर चंद्रबिंदी का निशान होता है, और जिसके ऊपर चंद्रबिंदी का निशान नहीं है
वो होता है निरअनुनासिक। तो ये तो हो गया अनुनासिक वर्ण और ये हो गया निरअनुनासिक वर्ण। ठीक है, तो अब यहां पर हमें देखना है कौन से शब्द पर अनुनासिक की बिंदी लगी हुई है, मतलब ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अनुनासिक या चंद्र बिंदु युक्त वर्ण नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये नहीं को ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी हम इस नहीं को पढ़ते भी नहीं है और प्रश्न का उत्तर हम गलत कर देते हैं। तो यहां पर हमने पहला ऑप्शन है सौंफ, यहां पर बिंदी लगी हुई है। तो यहां पर बताइए अनुनासिक वर्ण है, यानी यह चंद्र बिंदु है या फिर यहां पर ये बिंदी है जो अनुस्वार का प्रतीक है। दूसरा शब्द है चांद, यहां पे तो क्लियर दिख रहा है कि यहां पर अनुनासिक वर्ण है, ये मतलब चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तीसरा वर्ण है ईंट, यहां पर लिखा है ये जो बिंदी लगी हुई है ये अनुनासिक है या फिर अनुस्वार है। चौथा है पंख, यहां पर ये अनुस्वार है या फिर चंद्र बिंदु है। इसकी हमें कैसे पता चलेगी, देखो दो प्रकार के वर्ण, एक तो अनुस्वार युक्त वर्ण और दूसरा अनुनासिक या चंद्र बिंदु युक्त वर्ण। चंद्र बिंदु युक्त वर्ण, अब अनुस्वार और चंद्र बिंदु युक्त वर्ण, इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। एक सीधा और सरल तरीका है कि जब उच्चारण करते समय वर्ण की ध्वनि, या फिर ऐसे देख लीजिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो बच्चे रोते हैं, वो जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि होती है अनुनासिक की। ठीक है, और जहां पर वर्ण में पंचम वर्ण की ध्वनि आए, पंचम वर्ण कवर का पंचम, चवर का पंचम, पांचों वर्ग के जो पंचम वर्ण है उनकी ध्वनि आए तो वहां पर तो होगा अनुस्वार, और जहां बच्चे की रोने की ध्वनि आएगी वहां पर होगा चंद्र बिंदु। बच्चे की रोने की ध्वनि से मतलब है कि जब हवा नाक प्लस मुंह दोनों से निकलती है वहां पर अनुनासिक वर्ण होता है। तो देखो हम उच्चारण करके देखेंगे, सौंफ सौंफ, तो यहां पर ये चंद्र बिंदु की ध्वनि आ रही है क्योंकि उच्चारण नाक प्लस मुंह दोनों से हो रहा है। चांद, यहां तो क्लियर लगा हुआ है। ईंट, ईंट, यहां पर चंद्र बिंदु की ध्वनि है। पंख, पंख, यहां पर कबर का पंचम वर्ण गे, इसकी ध्वनि आ रही है। देखो कैसे, इस पंख को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम गंगा लिखते हैं ना, तो यहां पर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और देखो एक चीज और ध्यान रखनी है तुम्हें, किसी भी वर्ण के ऊपर मात्रा लगी हुई है और वहां पर हमें चंद्र बिंदु लगाना है तो वहां पर ये चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, वहां केवल बिंदी लगेगी। हमें पता कैसे चलेगा, उच्चारण करके। ठीक है, ध्यान रखना है ये बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन्य वर्ण नहीं है, उच्चारण स्थान का प्रश्न है, मूर्धन्य वर्ण नहीं है। इसका एक सूत्र है ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, यानी री टे वर्ग पूरा, रे और शे, ये जो वर्ण है ये मूर्धन्य वर्ण है। यहां पर पूछा है मूर्धन्य वर्ण नहीं है। कै इनमें है, नहीं है। टे इनमें है, रे इनमें है, से इनमें है, यानी कि नहीं पूछा है तो ये कै मूर्धन्य वर्ण नहीं है। तो कै कौन सा वर्ण है, अकू विसर्जनीय नाम कंठ, तो कै का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है, अल्पप्राण वर्ण नहीं है। अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण वर्ण दो प्रकार के हैं प्राणत्व के आधार पर, अल्पप्राण और
महाप्राण वर्ण, ठीक है। तो अल्प प्राण किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और ये रे ले वे, ठीक है, ये रे ले वे और स्वर, ये सब क्या है? अल्प प्राण। महाप्राण किसी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण से और है, ये क्या है? महाप्राण। तो यहां पर पूछा है अल्प प्राण वर्ण नहीं है, तो ये वे रे, ये वे रे, ये तो क्या है? अल्प प्राण वर्ण है। पूछा है नहीं है, तो श अल्प प्राण वर्ण नहीं है। ये कौन सा वर्ण है? महाप्राण, ठीक है। निम्नलिखित वर्णों में से सघोष वर्ण है, निम्नलिखित वर्णों में से सघोष वर्ण है। घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के वर्ण हैं, कौन कौन से? सघोष और अघोष। इस सघोष को हम घोष वर्ण भी कहते हैं, इस सघोष को हम घोष वर्ण भी कहते हैं। सघोष या घोष वर्ण में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये रे ले वे, ये रे ले वे और है आएंगे, ठीक है, और सभी स्वर आएंगे, ठीक है ना। और अघोष में किसी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और से और से, ये वर्ण आएंगे, ठीक है। तो यहां पूछा है सघोष वर्ण है किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा वर्ण गे, ठीक है ना। ये पहला है, ये दूसरा है, ये च वर्ग का पहला है, तो तीसरा वर्ण गे, यही हमारा सघोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से प्रकंपित वर्ण है, प्रकंपित या लुंठित वर्ण, प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा होता है? रे, तो यहां पर रे, ये रहा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंतस्थ वर्ण नहीं है, अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ये रे ले वे, ये 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण। ध्यान रखना ये क्रम है हिंदी का, अगर पूछ लिया जाए क्रम तो ये क्रम हिंदी का, और संस्कृत का है ये वे रे और ले, ये संस्कृत का क्रम है, ध्यान रखना ये चीज। तो हमें पूछा है अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो यहां देखो ये प्रश्न गलत यहां होना चाहिए है, यहां होना चाहिए है। अंतस्थ वर्ण है, तो यहां पर ये अंतस्थ वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघर्षी वर्ण है, संघर्षी वर्ण है। संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी? 4। से और है, इन्हीं का एक नाम और है ऊष्म वर्ण, ठीक है, इन्हीं का एक नाम और है ऊष्म वर्ण। तो संघर्षी वर्ण हैं ये वर्ण है, ये तो अभी आपने पढ़ लिया, अंतस्थ वर्ण है। से और है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छे जे जे, ये है स्पर्श संघर्षी वर्ण। ये कौन से वर्ण है? स्पर्श संघर्षी वर्ण, ठीक है। ये सभी, ये ऑप्शन भी गलत, तो हमारा से और है, ये कौन से वर्ण है? संघर्षी वर्ण, ऊष्म वर्ण, दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित वर्णों में से कंठ वर्ण है, निम्नलिखित वर्णों में से कंठ वर्ण है। उच्चारण स्थान का प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। अभी आपको एक सूत्र बताया था, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि ए आ का वर्ग विसर्ग और है,
इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ठीक है, तो निम्नलिखित वर्णों में से कंठ वर्ण है, पहला ही ऑप्शन सही है, ए। ये क्या है? ई का उच्चारण स्थान, ईचु ऐसा नाम तालु, यानी ये तालव्य वर्ण है। उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, ये ओष्ठ वर्ण है, यानी ओठ से वो उच्चारण होगा इसका। ऋटुषाणाम मूर्धा, ये मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 14वां क्वेश्चन। वह वर्ण का उच्चारण स्थान है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ, अभी आपको बताया कंठ किसका होता है? ए आ, यानी अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ए आ कवर्ग विसर्ग और है, इनका उच्चारण स्थान कंठ। ईचु ऐसा नाम तालु, ई चवर्ग, ये और से, इनका उच्चारण स्थान तालु, इनको कहेंगे तालव्य वर्ण। होठ, उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, उ और पवर्ग, इनका उच्चारण स्थान होठ। दंत और ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्टम, वह का सूत्र एक, वकारस्य दंतोष्टम, मतलब वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ यानी होठ होता है। ठीक है, देखते हैं 15वां क्वेश्चन। अर्ध संवृत वर्ण कौन सा है? अर्ध संवृत वर्ण कौन सा है? अभी आपको बताए थे मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, संवृत, विव्रत, अर्ध संवृत और अर्धविव्रत। ठीक है, ये 4 प्रकार के मुखाकृति के आधार पर यहां पूछा है अर्ध संवृत और वहां पूछा था संवृत। तो संवृत में कौन से थे? ई, उ और री। विव्रत में आएगा अकेला आ। अर्ध संवृत में ए, ओ और अर्धविव्रत में ए, ओ। ठीक है, तो अर्ध संवृत वर्ण कौन सा है? ए। ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। क्ष वर्ण का अक्षरिक खंड होगा, क्ष वर्ण का अक्षरिक खंड होगा। क्ष पूछा है, क्ष वर्ण किस किस वर्ण से बना है? क, श, इन 2 वर्णों से मिलकर बना है। अगर यहां पर हलंत लगाते हैं तो ए निकाल देंगे। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं इससे मिलता हुआ। कैसे गलत है, कैसे गलत है, कैसे है एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं 17वां क्वेश्चन। ह्रस्व स्वर वर्ण नहीं है, ह्रस्व स्वर वर्ण नहीं है। जो स्वर वर्णों का हमने वर्गीकरण किया था 6 आधारों पर, उन्हीं में से पहला था उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व 3 प्रकार के, सॉरी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, तो ह्रस्व या मूल, ह्रस्व या मूल स्वर 4 हैं। कौन से? ए, ई, उ और री। तो पूछा है ह्रस्व स्वर वर्ण नहीं है। ए ह्रस्व, ई ह्रस्व, उ ह्रस्व। ये कौन सा है? ये ह्रस्व नहीं है, ये दीर्घ है। ठीक है, बाकी के इसमें आ जाएंगे 7, 4 ही हो गए। प्लुत वर्ण, इसका कोई अलग से आकार नहीं है, इसको एक चिन्ह से दर्शाते हैं, इससे। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये प्लुत का चिन्ह है, और जो उ वर्ण है ये प्लुत वर्ण माना जाएगा। तो देखते हैं 18वां क्वेश्चन। चंद्र बिंदु युक्त वर्ण है, चंद्र बिंदु युक्त वर्ण है। अभी आपको बताया था अनुनासिक और चंद्र बिंदु एक ही बात है। जो अनुनासिक वर्ण होगा उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ होगा, यानी ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है और ये जो वर्ण है अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, तो गंगा, यहां पर ये बिंदी लगी हुई है, ये
चंद्र बिंदु है या फिर अनुस्वार है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इस आगे वाले वर्ण से, ठीक है। और ये जो ध्वनि है बिंदी की, ये अगर पंचम वर्ण की ध्वनि है तो ये अनुस्वार है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, गंगा। तो ये कवर का पंचम वर्ण है, इसलिए यहां पर चंद्र बिंदु ना होकर ये क्या है? अनुस्वार है। हंस, ठीक है, ये क्या है? हंस। ध्यान रखना यहां पर दो ऑप्शन सही हो चुके हैं, हंस और कंठ। तोंद, देखो तोंद ध्वनि नाक प्लस गले दोनों से आ रही है, इसीलिए यहां पर ये जो बिंदी है ये बिंदी ना होकर ये चंद्र बिंदु है। दो मात्रा आएंगी, ध्यान रखना, तोंद। और ये जो चंद्र बिंदु का जो चंद्र है ये यहां क्यों नहीं लगा हुआ है, ये देखना है। तो ये जो मात्राएं लगी हुई है ना, इसके कारण यहाँ पर ये चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाते हैं तो ये चंद्र है, ये चले जाएगा दाप है, लेकिन इसकी सीमा यहां तक है, तो इसीलिए यहां पर हम चंद्र बिंदु ना लगाकर केवल बिंदी लगाएंगे, लेकिन उच्चारण करेंगे क्या? चंद्र बिंदु का, यानी अनुनासिक वर्ण होगा ये। कंठ, कंठ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पंचम वर्ण की ध्वनि दे रहा है, क्यों? कौन से वर्ग की? ट वर्ग का पंचम वर्ण अणे, ठीक है ना, इसलिए हमने यहां पर ये लिखा है। और हंस, इसे ये भी अनुस्वार है, लेकिन पंचम वर्ण की ध्वनि नहीं दे रहा है, हम इसे हंस ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो स है ये किसी भी वर्ग का वर्ण नहीं है। ये कौन सा स है? ये स और स, इनके पहले अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो वो अनुस्वार ही होगा, ठीक है, चंद्र बिंदु नहीं होगा। या फिर उसे हम किसी भी वर्ण में, जैसे ये बदला ना पंचम वर्ण में, इसको पंचम वर्ण में नहीं बदल सकते, ठीक है। जैसे इसके और भी शब्द ऐसे, संसार, ठीक है, संयोग, तो हम इस संयोग को ऐसे नहीं लिख सकते, या फिर जो पंचम वर्ण है, क्योंकि ये इनका कोई पंचम वर्ण नहीं है, ये किसी भी वर्ग के नहीं है, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। और यहां पर ऊपर क्या है? अनुस्वार है, ठीक है। देखते हैं 19वां क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण, जिन वर्णों को उच्चारित होने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण कहते हैं, या फिर उनको कहते हैं हम स्वर वर्ण, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। व्यंजन वर्ण, वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें कहते हैं हम ठीक है, उनको कहते हैं हम स्वर वर्ण, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। और स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण कितने? 4, अभी आपको बताया, ये रे ले वे, कितने? 4 हैं, ये रे ले वे। इसके बाद उस वर्ण भी 4 हैं, कौन कौन से? से और है, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, लास्ट है। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 25 होती है, 33 होती है, या 44 होती है? तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25, 11, 33 या 44? कितनी होती है? 33, ठीक है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 25, या फिर कह सकते हैं हम स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25। इसके बाद 4 वर्ण कौन से? अंतस्थ वर्ण। और 4 वर्ण कौन से? ऊष्म वर्ण, ये भी व्यंजन वर्ण है। तो मिलाकर कितने हो गए? 33। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33, स्वर वर्णों की संख्या 11, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 और व्यंजन वर्णों की संख्या 33। कुल वर्णों की संख्या
44। ठीक है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 33। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये आपकी वर्णमाला की प्रश्नोत्तरी थी। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।